मोदी जी ने अमित शाह जी ने मिलकर के एक के बाद एक राज्यों में ऑपरेशन लोटस चलाए, सरकारें गिराई, सरकारें बनाई। लेकिन आज देखिए, जब मोदी जी खुद 240 पर खड़े हैं तो क्या स्थिति हो गई है। जब आज मोदी जी खुद 240 पर है तो उनके सांसदों के ऊपर इस वक्त में तलवार लटकी हुई है और उनके सांसद अब टाटा बाय बाय कह करके निकल रहे हैं। 2 दिन के अंदर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस सरकार में पहली बार, ये जो मोदी जी की तीसरी बार की सरकार है, एनडीए सरकार, इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी जी के सांसद वो शामिल होने जा रहे हैं टीएमसी के अंदर, ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं। और एक बड़ा दिन है ममता बनर्जी के लिए, 21 जुलाई शहीदी दिवस। और क्यों मनाते हैं ये शहीदी दिवस, क्यों खास है ममता बनर्जी के लिए ये दिन, और क्यों इसी दिन ममता बनर्जी बीजेपी के सांसदों को, मोदी जी के सांसदों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करा रही है, बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और संसद का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, उससे एक दिन पहले 21 तारीख को एक बड़ा खेला होने वाला है। आप इंतजार करिए और इंतजार बीजेपी को भी है। और इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी ने इस पर क्या कहा है वो भी जरा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जरा खबर देख लीजिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, बीजेपी के 2 सांसद 21 जुलाई को पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी का भी आया रिएक्शन। तो बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन दे रही है? एक्शन तो अब बीजेपी कर पाने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि बीजेपी की तो वैसे ही लुटिया डूब गई है। और ऐसे में कुणाल घोष, टीएमसी के सीनियर नेता है कुणाल घोष, और कुणाल घोष की तरफ से दावा किया गया है कि 2 सांसद इस वक्त में ममता बनर्जी की रडार पर हैं और संपर्क में जा चुके हैं। और अब 21 जुलाई को शहीदी दिवस, टीएमसी का जो शहीदी दिवस होता है, वो शहीदी दिवस नहीं जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वो नहीं। ये ममता बनर्जी, उनकी पार्टी शहीदी दिवस मनाती है। इस दिन 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी एक रैली कर रही थी, तभी कांग्रेस में थी। 13 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उस दिन मौत हो गई थी, बड़ी रैली कर रही थी। और तब से लेकर के अब तक हर साल इसी दिन 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीदी दिवस मनाती है। उनके लिए बड़ा दिन नहीं है, उनकी राजनीति एक तरीके से माना जाता है कि यहीं से उन्होंने धार पकड़ी और उसके बाद में ममता बनर्जी ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से 21 तारीख को बीजेपी को एक बड़ा झटका देने वाली है? सवाल। खबर देखिए आप। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि 21 जुलाई को शहीदी दिवस के समारोह के दौरान भाजपा के 2 सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। घोष ने आगे कहा कि टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेंगे। कुणाल का दावा है कि जो सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं वो उन 12 सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, यानी जीते हुए सांसद हैं। दोनों ने हमसे संपर्क कर टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। दोनों सांसद ममता बनर्जी के अधीन काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन सांसदों की पहचान इस समय पर हम उजागर नहीं कर सकते, लेकिन 2 सांसद हैं। और देखिए, संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो संख्या बल के हिसाब से इस बार ममता बनर्जी के 42 में से 29 सांसद टीएमसी के जीत करके आए। बीजेपी 32 सांसद जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन 12 पर रह गई बीजेपी। वैसे ही जैसे कि 400 की बात हो रही थी और 240 पर रह गए, वैसे ही 32 का दावा कर रही थी बीजेपी, और बीजेपी जो है वो 12 पर रह गई और 29 पर ममता बनर्जी है। और अगर 2 सांसद और शामिल हो जाते हैं तो ममता बनर्जी की संख्या, टीएमसी की संख्या हो जाएगी 31 और बीजेपी की संख्या हो जाएगी 10। इसके साथ में आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो 42 सांसदों में से उस वक्त में बीजेपी ने 18 सांसद जीते थे और टीएमसी के 22 सांसद जीते थे। तो बीजेपी ने इस बार सोचा कि 18 तो पिछली बार जीते थे, इस बार हम 400 पार जा रहे हैं, तो 32 सांसदों का दावा करते हैं। 32 सांसदों का दावा किया गया था।
लेकिन 12 जीते, और 12 भी अब बचेंगे नहीं। 12 के भी 21 तारीख को 12 बच जाएंगे, यानी 2 सांसद उसमें से कम होकर के 10 बचेंगे। और अगर विधानसभा की बात करें, 2016 की अगर बात करें, 2016 में 44 टीएमसी के और 3 बीजेपी के, और 2021 में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें टीएमसी के 213 विधायक जीत करके आए और बीजेपी के 77 विधायक यहां पर जीत करके आए। तो ये संख्या है, और इस संख्या के हिसाब से आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी की यहां पर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी अपने ढलान पर इस वक्त में है, नरेंद्र मोदी अपने ढलान पर हैं, और संसद सत्र शुरू होने से पहले अगर ये बड़ा झटका लगेगा तो उसके बाद में संसद में तो आपको पता ही है कि सरकार की किस तरीके से सामत आ जाती है। राहुल गांधी वहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मोर्चा संभालेंगे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी वो आजकल खड़े होकर के रूल बुक बस यही काम रह गया है। लेकिन बीजेपी का इस पर रिएक्शन आया है, बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी जरा आप देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से जो है वो कहा गया है, केंद्रीय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ये खाली बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि कुणाल घोष अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, हमें 21 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। मतलब आपको भी इंतजार है, बीजेपी के लोगों को भी इंतजार है 21 जुलाई का। हमने पहले भी कुणाल घोष जैसे नेताओं की तरफ से इस तरह के दावे देखे हैं। मजूमदार ने कहा कि वह पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बयान देने जाने के लिए जाने जाते हैं। अब बताइए, ये पब्लिसिटी है या जिस दिन ममता बनर्जी की राजनीति में एक बड़ा दिन होता है उस दिन क्या वाकई खेला होगा? सवाल इस बात का है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह रचा, और जिस चक्रव्यूह में विधानसभा चुनाव में पहले मोदी जी को पटकनी दी और उसके बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी को पटकनी दी। मत भूलिए कि लगातार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी कैंप करते रहे पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी को तोड़ करके ले आए। वही शुभेंदु अधिकारी जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ बस केवल उसका विकास। और ये संस्कृति शायद पश्चिम बंगाल के लोगों को पसंद नहीं आ रही, पश्चिम बंगाल के सांसदों को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए ये सांसद अब दूसरी राह देख रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति, पश्चिम बंगाल की संस्कृति अगर आप देखेंगे तो कभी इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाली ना तो राजनीति रही है पश्चिम बंगाल में, और ना ही कभी ऐसी मानसिकता वाले सामाजिक लोग रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी वहां पर जिस तरीके से दावा कर रही है, बीजेपी जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ा रही है, या बीजेपी में आए हुए नेता जो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, शायद अब बीजेपी के नेताओं को ही वो पसंद नहीं आ रहा, और इसीलिए बीजेपी के नेता अब छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। याद करिए, इससे पहले टीएमसी के ही सांसद, राज्यसभा सांसद गोखले की तरफ से दावा किया गया था कि 3 सांसद जाएंगे, लेकिन अब 2 सांसदों की पुख्ता बात हो गई है, और लंबा वक्त भी नहीं है। अक्सर जब कम वक्त की तारीख दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि फिर फैसला हो ही जाता है, चाहे वो अदालत हो या वो राजनीति का अखाड़ा हो। अगर कम वक्त की तारीख दी जाती है तो फिर संभव है कि सारी बातें हो गई है, तभी ये बयान दिए जा रहे हैं। वरना ज्यादा लंबे दिनों की तारीख का मतलब ये होता है कि अभी केस लंबा चलेगा। लेकिन अब कम वक्त की तारीख दी गई है, सिर्फ 2 दिन बाद आगे की तारीख दी गई है, इसका मतलब ये है कि सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, अब सिर्फ ठप्पा लगना बाकी है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी ने ऑपरेशन चालू कर दिया है? और ममता बनर्जी का ऑपरेशन हमने देखा था विधानसभा चुनाव के अंदर भी। विधानसभा चुनाव में जो लोग ये सोच रहे थे कि अब तो टीएमसी गई और बीजेपी आएगी, और जैसे ही फिर चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में आए तो उसके बाद में हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेता वो सिर पर मुंडन करवा करके, गंगा जल छिड़क करके घर वापसी करते हुए नजर आए। अब इसके बाद में सवाल ये है, क्या वाकई ममता बनर्जी एक बार फिर से
ऑपरेशन चालू करने वाली हैं और ये ऑपरेशन इस बार विदाई कर देगा। ये ऑपरेशन इस बार बीजेपी के लिए बड़ा झटका लेकर के आएगा और इस ऑपरेशन से यहां पर केवल एक वानगी है और उसके बाद में लंबी कहानी आपको देखने को मिलेगी अलग अलग राज्यों से फिर, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भी अब अखिलेश यादव मजबूत हैं। 37 सीटें हैं उनकी, 33 सीटें हैं बीजेपी की। तो ऐसे में अखिलेश यादव मजबूत हैं और अखिलेश यादव वो भी खेला कर सकते हैं और ममता बनर्जी के खासे करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव। तो ऐसे में क्या फिर ममता बनर्जी के बाद में दूसरा बड़ा नंबर वो उत्तर प्रदेश का होगा और फिर उसके बाद में क्या नंबर महाराष्ट्र का भी आएगा? महाराष्ट्र के बारे में भी अक्सर ये खबरें आती हैं कि वहां पर सिर्फ इंतजार हो रहा है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद में एकदम पूरी पार्टी के अंदर भगदड़ मचेगी और विधानसभा के अंदर बीजेपी का अगर सफाया हो जाता है तो फिर बीजेपी की सेंटर की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, इस बारे में भी संशय है। फिर एकनाथ शिंदे के जितने सांसद हैं हो सकता है कि वो भी पलटी मार करके वापसी चले जाएं और उसके साथ साथ अजीत पवार का खेमा शरद पवार के साथ आ जाए। यानी महाराष्ट्र में इकलौती सिर्फ बीजेपी बचेगी जिसके सिर्फ 9 सांसद हैं और 9 सांसद भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सांसद जब देखेंगे कि विधानसभा में भी सत्ता चली गई है, लोकसभा में भी सत्ता जा सकती है, तो फिर 9 सांसद भी क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी यहां पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये बयान देते रहे हैं कि आप इंतजार करिए, हम जब चाहेंगे तब उनकी सरकार गिरा देंगे और उनके सिर्फ 2 नेताओं को टूट करके आना है। और ऐसे में उन दोनों नेताओं के ऊपर सोचिए, अगर महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो जाता है, उत्तर प्रदेश में खेला हो जाता है और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में खेला हो जाता है, तो उसके बाद में नीतीश कुमार क्या करेंगे, उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे और सरकार कैसे बचेगी। कुल मिलाकर के 50 सांसद एकदम एक झटके में ऐसे होंगे जो रडार पर न केवल आएंगे बल्कि सीधे तौर पर शामिल होने के लिए पंक्ति में खड़े हुए नजर आएंगे आपको। तो 240 + 50 290 की संख्या हो जाती है और ये 290 की संख्या यानी 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, वो इंडिया गठबंधन के खेमे में होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार की ये सरकार पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। वैसे चलते चलते मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प कहानी बता देता हूं। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने ओम बिरला को जरूर स्पीकर बनाया है रिपीट करके, लेकिन लोकसभा की परंपरा रही है कि जब जब रिपीट करके किसी को स्पीकर बनाया जाता है तो अक्सर वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। अब ओम बिरला अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे या ये सरकार ही कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, सवाल इस बात का है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है और उसके बाद में कई और राज्यों में ऑपरेशन होने की पूरी संभावना है। हरियाणा को आप हल्के में मत लीजिए, हरियाणा हल्के में लेने वाला राज्य अब नहीं बचा है। हरियाणा में 5 सीटें पहले ही बीजेपी हार गई है और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से कमान संभाली है और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा टी-शर्ट पहन करके राहुल गांधी की तर्ज पर यात्रा पर निकल चुके हैं पूरे हरियाणा में और पूछ रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब। इस थीम के जरिए उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई बड़ा उलटफेर इस बार हरियाणा में कांग्रेस कर देगी, क्योंकि कांग्रेस अक्सर बड़ा उलटफेर करती हुई आई है और जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के नाराजगी रही है विधानसभा के चुनावों में, पिछली बार भी बीजेपी आखिरी वक्त में बस जैसे तैसे करके पिछले दरवाजे से सरकार बना पाने में कामयाब रही, वरना पिछली बार भी सरकार बीजेपी की नहीं बनती। लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी पहले ही हटा चुके हैं, नायब सिंह सैनी को लेकर के आए, लेकिन नायब सिंह सैनी बताया जाता है कि हर बार की तरह से इस बार रोजाना
घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और प्रदेश में अब मुख्यमंत्री की जगह घोषणा मंत्री उनका नाम कांग्रेस वहां पर रख रही है कि घोषणा मंत्री है, रोजाना दो चार घोषणाएं कर देते हैं। तो ऐसे में सवाल सीधा सा ये है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के कहानी अलग अलग राज्यों में जब घूमती हुई आगे बढ़ेगी तो उसके बाद सरकार धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।